हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। आज आईपीसीसी का लॉ स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें भी बेटे मेरे सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बिजनेस एथिक्स। और सबको पता है आपको कि बिजनेस लॉ पूरे 100 मार्क का पेपर होता है आईपीसीसी लॉ का, जिसमें से बिजनेस लॉ 30 मार्क का होता है, कंपनी लॉ 30 मार्क का होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन 20 मार्क्स का होता है, लेकिन बिजनेस एथिक्स भी 20 मार्क्स का होता है। तो बीसी एथिक्स मिला के 40 मार्क्स का होता है। अब अगर इस दफा का आप पेपर देखो जो अभी गया, दैट वाज योर मई 2014, तो उसमें 50 मार्क्स का आईसीआई ने बीसी एथिक्स दे दिया, जिसमें से ऑप्शन में एक क्वेश्चन छोड़ोगे तो उसके बाद भी 46 मार्क का पेपर बच्चा कर सकता था अगर बीसी एथिक्स को सिर्फ वो ठीक से हैंडल कर सके। मतलब मेरा ये मानना है कि अगर आप सिर्फ बीसी एथिक्स को अच्छे से संभाल लोगे और हम ये मानकर चले कि आईसीआई चलो 40 का ही दे रहा है, तो भी जिस तरीके से मैं चाहती हूँ उस तरीके से अगर आप तैयारी कर लो तो आपके 40 में से 35 आ सकते हैं। आईपीसीसी में अभी एक साल 1 डेढ़ साल हो गया होगा ज्यादा से ज्यादा। बस अभी स्टूडेंट थी मेरी हिमाली जिसके 88 आए लॉ में। अब आप बिलीव करो 88 आए तो 100 में से 88 मतलब कितने कटे, 12 मार्क्स। इसका मतलब है उसने कितने क्वेश्चंस में फुल मार्क्स आए होंगे, है ना। तो बीसी एथिक्स कैन बी वन ऑफ दैट पार्ट जिसमें आप फुल मार्क्स लेके कर सकते हो। जब नवनीत जैन के ईयर 2000 के आसपास मेरे लॉ के पेपर में आईपीसीसी में 93 आए थे, तब बीसी एथिक्स नहीं था। तब 50 मार्क्स का बिजनेस लॉ था, 50 मार्क्स का कंपनी लॉ था। लेकिन आज की डेट पे भी 88 तो ले आई ना स्टूडेंट, हाल ही का ही रिजल्ट है। तो इसका मतलब है, और मेरे पास कई ऐसे बच्चे आए जिन्होंने सिर्फ बीसी एथिक्स ज्वाइन किया और उनके खुद के वर्ड्स हैं कि मैम बीसी एथिक्स की वजह से ही पास हो गए, क्योंकि बाकी लॉ किसी का जैसे वो लेट आया मेरे पास पढ़ने, बहुत अभी 1 महीना ही रहता है एग्जाम में या 1.5 महीना रहता है, और नहीं कर पाया, फिर सिर्फ बीसी एथिक्स किया तो उसी से भी वो पास हो गया। इसका मतलब अगर कोई सिर्फ बीसी एथिक्स पे कॉन्सेंट्रेट करेगा तो एक तो पास होना बहुत आसान है, थोड़ा सा लॉ पे ध्यान दे दो, बीसी एथिक्स पे तो बहुत अच्छे से ध्यान दे दो, और फिर अगर किसी को एग्जाम्शन लानी है तो बीसी एथिक्स मस्ट हो गया ना। किसी को जिंदगी भर याद रखने में मजा करना है कि भैया मैं तो बताऊंगा मजे से सारी जिंदगी की मेरे आईपीसीसी लॉ में 70s में आए थे, 80s में आए थे, तो उसके लिए तो कितना मस्त हो गया। देखा जाए तो हर किसी के लिए मस्त हो गया। अब किसी किसी को लगता है कि जी बड़ा ड्राई है, किसी किसी को यही सब्जेक्ट लगता है मैम मजा आ गया, ये होता है सब्जेक्ट, इतना इंटरेस्टिंग है, मैं तो इसी को अच्छे से कर जाऊंगा। तो हर तरह का स्टूडेंट है। मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट को कोशिश करनी चाहिए कि बीसी एथिक्स को अच्छे से लर्न कर लो। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक चीज को 3 बार पढ़कर जाओ ताकि वो मेमोरी में सेट हो जाए एज इट इज, जिससे कि काम बन जाएगा। ठीक है। अब असली बात ये आती है कि पढ़ना कैसे है। मार्क्स लाने हैं तो फिर पढ़ना कैसे है, तो बड़ा आसान है। जो मेरी बुक आपके पास है बीसी एथिक्स की, उसके अगर बुक के पीछे देखोगे तो पास्ट ईयर पेपर्स विद आंसर्स है। उससे पहले उसमें वोकैबुलरी है, और वोकैबुलरी क्या है, पूरी बुक की सारी वोकैबुलरी है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या करा है अपनी बुक में, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पूरी किताब दी है पहली बार। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है बहुत बड़ा कि मेरी बुक में आज तक का पूरा स्कैनर विद सोल्यूशन है। आपको प्रैक्टिस मैनुअल, स्कैनर, ये सब देखने की भी जरूरत नहीं होगी अगर आप मेरे लॉ में 3 बुक्स जो मैंने बनाई है, कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ और बीसी एथिक्स, ये 3 किताबें आपके पास हैं अगर, तो इसके पीछे सारा स्कैनर है आज तक का, वो भी विद आंसर्स। वो भी मेरे आंसर्स नहीं है, आईसीआई के सजेस्टेड आंसर आते हैं, डाउनलोड करा, टाइप करवा दिया और आपको फिर मैंने दे दिया। तो उससे क्या हुआ, इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है, वो आंसर सारे सजेशंस किसके हैं, आईसीआई के हैं। तो अगर कोई बच्चा आईसीआई का ही सोल्यूशन पढ़ रहा है तो उसका कितना अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है, सोचिए। दूसरी बात, जो मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बुक को करा है, उसका सारा जो लैंग्वेज मैंने लिया है वो भी आईसीआई मॉड्यूल का है। बस मेरी मेहनत क्या है, मैंने उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कर दिया, हेडिंग्स बना दी, छोटे छोटे पैरास कर दिए, प्रेजेंटेशन थोड़ी ऐसी कर दी कि बच्चे के लिए लर्न करना आसान हो जाए। क्यों? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप इतना बड़े लेवल का कोर्स कर रहे हो, इतने स्मार्ट, इतने बड़े लेवल के लोगों के साथ उठना बैठना होगा, तो इस तरह का अंग्रेजी तो मस्ट है ना आपके लिए।
तो इसलिए पूरी कोशिश करी है कि आपको जो ICI बनाना चाहता है वो बनाया जाए, उनकी लैंग्वेज सिखाई जाए, जैसा वो चाहते हैं वैसा पढ़ा जाए, वैसा पढ़ाया जाए, ताकि जब आप आंसर लिखो तो एग्जामिनर को ऐसा लगे कि भाई वाह, ये होता है स्टूडेंट, भाई साहब इसने तो बिल्कुल वो लिख दिया जो हमारी किताब में लिखा हुआ है। तो ये एक फिलॉसफी है जो मैंने फॉलो करी है। शायद ये कारण है कि स्टूडेंट अच्छे मार्क्स ले आता है, क्योंकि उसको हर चीज क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मिल गई, पॉइंट्स सारे मिल गए, हेडिंग्स मिल गई। फिर मैंने क्या करा है, आपके पास बुक के साथ साथ कुछ हैंड रिटन शीट्स आएंगी मेरी, जिसमें मैंने निमोनिक्स दिए हैं। निमोनिक्स होती है शॉर्ट फॉर्म्स। एक आइडिया मैं दे दूंगी, जब कोई क्वेश्चन कराऊंगी उसमें बता दूंगी कि ये निमोनिक है, उसका इसका निमोनिक कैसे बनाया मैंने। तो मैंने क्या करा है, पूरे कोर्स में सब जगह पे निमोनिक्स बनाया हुआ है, जिससे मेमोराइज किया जा सके। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश है, तो इंग्लिश को लॉजिक्स ज्यादा नहीं होते हैं। हमें बस कोशिश ये करनी है कि ICI के इसमें 4 पॉइंट्स है तो वो 4 पॉइंट्स में मेमोराइज कर लूँ, बिल्कुल वैसे मेमोराइज कर लूँ जैसे ICI ने चाहा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उनकी लैंग्वेज रटो बैठ के, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको उनकी लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करी है, मैंने सारी वोकैबुलरी दी है, ताकि आप उस लेवल पे पहुंचना चाहो तो इट्स वेरी इजी फॉर यू, आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक वो बच्चा जिससे लर्न नहीं हो रहा है तो वो कहे मैं कैसे करूं। भाई आपसे लर्न नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप मेरी थॉट प्रोसेस को ध्यान से सुनो। हर पॉइंट के पीछे एक छोटी सी स्टोरी बनाती हूँ मैं, उस स्टोरी को सुनो, उस स्टोरी से ही काम चल जाएगा आपका। तो उस केस में फिर आपको बुक को रटने की और सब करने की जरूरत नहीं है। अब एक बच्चा बोला जी मेरे को तो बड़ी जल्दी लर्न हो जाता है, वेरी गुड, फिर तो आपको लर्न कर ही लेना चाहिए। एक बच्चा बोला जी मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, मेरे को टाइम भी है, वेरी गुड, कर ले फिर तू, छा जा। लेकिन एक वो बच्चा जो कह रहा है जी मैं क्या करूं, मेरे से नहीं होता है, मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा है, तो मत कर। इसका क्या मतलब है? सिंपल भाषा में लिख ले। कैसे? मैंने हर वर्ड के साथ सिंपल वर्ड भी तो दिया है मेरी बुक में। जब आप पढ़ोगे ना तो डिफिकल्ट वर्ड के साथ ब्रैकेट में सिंपल वर्ड भी लिखा हुआ है। तो आप वो डिफिकल्ट वर्ड आपको डिफिकल्ट लग रहा है अभी, अभी आप मत करो उसे, अभी आप सिंपल वर्ड लिख के आओ। लेकिन ये वोकैबुलरी सीखो। क्यों? क्योंकि आज नहीं, कल नहीं, परसों जरूर मेमोरी में सेट हो जाएगी। कहीं से तो शुरुआत करोगे ना। तो अगर अभी से इसको सुनोगे, अभी से कोशिश करोगे, तो भले एग्जाम में 100% ना देकर आ पाओ, 10% तो दे आओगे। उस 10% से जिंदगी आगे बढ़ेगी खूबसूरती से। आर यू गेटिंग? तो ऐसे नहीं सोचना है कि बस जी ये तो बहुत बड़ा पहाड़ हो गया, ये तो जी चलिए ICI की अंग्रेजी सिखाने। मेरी कोशिश है, अगर आप सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं, और अगर आपको लगे नहीं आपके लिए मुश्किल है तो कोई बात नहीं, मैं सारा लेक्चर हिंदी में ही कर रही हूँ। आप उस थॉट प्रोसेस को पकड़िए, मेन लाइन को पकड़िए और आगे बढ़िए। अब एक रीजन और है कि मैंने ICI की लैंग्वेज क्यों लिखी है किताब में, अपनी सिंपल भाषा क्यों नहीं लिखी है, जो मेरे लिए बहुत आसान था, बट आई डिड नॉट डू इट। रीजन भी कि अगर हम ICI की लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, अगर हम उनकी पूरी बुक पढ़ के नहीं जाएंगे, तो जो उनके ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे। जो उनकी किताब की खूबसूरत लाइनें हैं वो एग्जाम में एज इट इज आ जाती हैं, और फिर वो बोलते हैं कमेंट, फिर वो बोलते हैं बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है, कैसे करोगे? अगर वो लाइन ही नहीं पढ़ी होगी तो आप तो सोचते रह जाओगे ये क्या बोल रहा है, ये पूछ क्या रहा है भाई एग्जामिनर। तो अगर मतलब वो बच्चा जिसको लर्न नहीं करना है, वो भी लाइंस जरूर पढ़कर जाए, उसको रटे नहीं, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि ये लाइन इस किताब में है और इसका ये मतलब है। फिर मैं उसे रटूंगा नहीं, हाँ बस ये इस तरीके से पढ़ूंगा कि जब वो मेरे सामने आ जाएगी तो मैं समझ जाऊंगा कि ये लाइन मैंने इस चैप्टर में यहाँ पे पढ़ी थी, तो उसके आसपास का मैटर ही इसका आंसर है। उससे उसका काम बन जाएगा। देखो मार्क्स सबको लाने हैं, चाहे कैसे भी लाएं। एक बच्चा जिसकी कोशिश है कि मैं तो बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मेरे को तो इंग्लिश भी अच्छी है और मेरा तो अपना स्किल भी है, आई कैन मेक यू माई ओन इंग्लिश, तो ठीक है, फिर उस केस में वो फिर उसको जल्दी मगअप कर लेगा। एक वो बच्चा जिसको थोड़ी सी घबराहट होती है, मार्क्स तो उसको भी लाने हैं, पास तो उसको भी होना है, तो वो घबराए नहीं, उसका भी हो जाएगा। वो बस थॉट प्रोसेस को समझे, वो वर्ड्स को लर्न करे, लाइनों को नहीं रटो प्लीज, उसमें आप वर्ड्स को रटो। क्यों? क्योंकि कल को आप बड़े स्मार्ट लोगों के बीच में बैठोगे, क्योंकि आप भी स्मार्ट माने जाओगे, तो स्मार्टनेस तो तभी आएगी ना जब ये अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको आएंगे। सामने वाला बोल रहा है और आपके ऊपर से जा रहे हैं, यू विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट, राइट? तो इसलिए कोशिश है कि ICI की लैंग्वेज सिखाई जाए। बहुत बार सोचा कि इस बुक को सिंपल भाषा में कर दिया जाए, लेकिन दिमाग ने कभी अलाउ नहीं करा कि ये गलत डिसीजन होगा अगर मैं ऐसे करूंगी, इसलिए मैंने इसको कभी चेंज नहीं किया।
प्रेजेंटेशन इंप्रूव करती रही किताब की, बट इंग्लिश मैंने चेंज नहीं करी। और कई जगह पे एक्स्ट्रा मटेरियल है किसी किसी रेयर क्वेश्चन में, तो जब मैं कराऊंगी आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको क्लियरली बता दूंगी कि इस वर्ड से लेके इस वर्ड तक आप छोड़ दो। उससे क्या होगा, आपका मैटर कम हो जाएगा, आपका हेडेक कम हो जाएगा, आपको उतना रीड करने की जरूरत नहीं होगी। एग्जामिनेशन के लिए भी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने कहा जी फिर वो बुक से हटा दो, वो नहीं किया मैंने। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा होगा जिसको वो भी रीड करने का मन होगा, फिर वो तो रीड करे ना। मैं तो उसको पूरा मटेरियल दूं ना। आईसीआई जो एग्जैक्ट पढ़ाना चाहता है पूरा का पूरा, चाहे वो थोड़ा एक्स्ट्रा है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड नहीं है, फिर भी वो पढ़ना चाहता है तो वो तो पढ़ पाए। अब उसके लिए वो बेचारा आईसीआई मॉड्यूल खोले, फिर मेरी मेहनत का क्या फायदा हुआ। तो इसलिए मैं कोई मटेरियल नहीं हटाया, लेकिन मैं साथ साथ जरूर बताती रहूंगी कि ये इतने मार्क्स का क्वेश्चन आया, ये इस इतने मार्क्स के लिए इतना मैटर बहुत है, इससे ज्यादा मत लिखो। यहाँ पे 1 मार्क आया, यहाँ पे ट्रू फॉल्स इस तरीके से 2.5 मार्क का पूछा गया। ये सब मैं साथ साथ बताती रहती हूँ, जिससे कि आपको एक एग्जामिनेशन ओरिएंटेड स्टडी मिलेगी, जिससे आपको फायदा होगा कि अच्छा ये एग्जामिनेशन में इस तरीके से पूछा गया। क्योंकि मेरे दिमाग में तो पूरा जब से बीसी एथिक्स आया एग्जाम में तब से ही है सब कुछ, तो मेरे को तो ऐसे कि नब्स का थोड़ा आइडिया लग गया, क्योंकि वो तो मेरे ब्रेन में है सब कि उन्होंने कब कैसे पूछा। तो उससे आप फायदा उठा सकते हो। जो मेरा ज्ञान है वही मैं आपको पास ऑन कर रही हूँ, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर बेटे मेरे, जिसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंगली चलूंगी, आपके पास भी मेरी बुक है ताकि आपको भी बहुत कंफर्टेबल लगे, साथ साथ समझते रहिएगा। बहुत अच्छी कोशिश करिएगा, सारी वोकैबुलरी रटिएगा। सलाह दे रही हूँ मैं आपको, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, मेरा लेक्चर सुन लिया आपने, फिर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उससे पहले जो बुक के पीछे वोकैबुलरी है उसको लर्न करिए अच्छे बच्चे की तरह बैठ के। मेरे डिस्कशन में वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे, मुझे सब वर्ड्स पता है कहाँ पे क्या है, वो सबके मीनिंग मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। तो इट्स नॉट कि आप बुक पढ़ने से पहले सीधा शुरू हो जाओगे बुक पढ़ना मेरे लेक्चर के बाद, दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आपके लिए क्या रहना चाहिए कि वोकैबुलरी मैंने चैप्टर वाइज दे रखी है बाकायदा, कि आप चैप्टर 1 की ये वोकैबुलरी है, फिर चैप्टर 2 की ये वोकैबुलरी है, बुक के पीछे है लेकिन साथ साथ नहीं दी है, साथ साथ ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए, सारी वोकैबुलरी बुक के पीछे मिलेगी। तो पहले उस चैप्टर की वोकैबुलरी लर्न कर लीजिए। फिर जब भी आप चैप्टर लर्न करने बैठे तो निमोनिक्स वाले पेज को हाथ में रखिए। उससे क्या होगा, वो सारी शॉर्ट फॉर्म्स पूरे चैप्टर की एक साथ होंगी। कभी संडे को बैठे, चलो यार आज देखें मैम बोलती है इसमें 40 में से 35 लाए जा सकते हैं, अगर 40 का आया तो 35 लाए जा सकते हैं। जैसे इस दफा 46 का अटेम्प्ट करके आप 41 ला सकते थे बच्चे लोग जो गए थे। तो ऐसा मैं मतलब मानती हूँ कि ऐसा हो सकता है, और मेरे स्टूडेंट्स ने ऐसा करके दिखाया, एक ने नहीं बहुतों ने करके दिखाया, बहुतों ने करके दिखाया सीरियसली। इननमरेबल कैंडिडेट्स आई हैव टॉट एंड दे हैव शोन देयर परफॉर्मेंस। तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हम ऐसा कर सकते हैं, बस अगर आप ध्यान से मेरी बात माने। ठीक है, अब जैसे आप कोई फोटो क्लिक करते हो, किसी पिकनिक पे गए, 15-20 दोस्त हैं, आपने एक फोटो क्लिक करी, तो वो जब आप दोबारा एल्बम देख रहे होते हो, फोटोग्राफ्स की जो कलेक्शन है उसको देख रहे होते हो, तो जो पर्टिकुलर फोटोग्राफ आपने खींची थी उसको देखते ही आपको पता चल जाता है, और आप बोलते हो ये फोटो तो मैंने खींची थी। क्यों आपको ऐसे याद आ गया एकदम? बाकी फोटोज को देख के आपको ऐसा एहसास नहीं हुआ, आपने जो खींची उसको देख के क्यों एहसास हुआ? क्योंकि आपने उसको खींचते वक्त वक्त लगाया था, आपने उस पर फोकस किया था, आपने अपने जो साथ में पार्टिसिपेंट्स थे पिकनिक में या दोस्त लोग थे उनको बताया होगा, अरे इधर खड़ा हो जा, अरे तू भी आ जा, बैकग्राउंड देखा होगा, नेचुरल सराउंडिंग्स देखी होंगी, क्या क्या कैसे कैसे पूरा सब कुछ सेट किया होगा, फिर जाके क्लिक किया होगा, है ना? तो उस पर आपने फोकस किया, इस वजह से आपको याद है। इसका मतलब है जितना जिस चीज पे फोकस करेंगे उतना जबरदस्त परफॉर्मेंस आएगा। इसका मतलब है जब भी आप पूरा चैप्टर रिवाइज करने बैठ रहे हैं, चलो मैं निमोनिक्स देखता हूँ मुझे याद है या नहीं है, तो सिचुएशन में आप निमोनिक्स वाला पेज से ही प्रैक्टिस करिए। उससे क्या होगा, वो निमोनिक वाला पेज फोटो की तरह आपकी मेमोरी में छप जाएगा। जब एक चीज को आप, एक कागज को आप 2-3 बार देख लेते हो तो वो एज इट इज छप जाता है। मतलब वक्त के साथ इतना ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस आ सकता है कि आपको एकदम याद होगा कि ऊपर ये वाला निमोनिक लिखा था, बीच में ये वाले क्वेश्चन का निमोनिक था, और निचली वाले पार्ट में ये वाला था, इस शीट पे 3 निमोनिक थे, ये भी याद हो जाएगा। तो वो पूरा का पूरा मेमोराइज करना बहुत आसान है, बस हार्डवर्क करना पड़ता है। कोई बच्चा बोलता है कि जी मेरे को तो बहुत टाइम लगता है,
मेरे को तो, इनको तो जल्दी हो जाता है, ये तो 2 बार में कर लेता है। भाई तेरे को क्या पता? हाउ डू यू नो? उसने कहा, तूने माना। हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। दूसरा कैसे कर रहा है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, आप इस बात पे ध्यान क्यों दे रहे हो? आप हो भाई, आपका जन्म आपने जीना है, उसने नहीं जीना। लव योर सेल्फ द मोस्ट। इसलिए अगर तेरे को, आपको 3 बार में होता है या 4 बार में होता है, इट्स ओके। इसके लिए क्या करना है? मन में यही बोलना है, नहीं मेरे को तो नहीं होगा 2 बार में, हुआ ही नहीं, मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा कुछ, अभी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, मैं तो 3 बार में करूंगा। मैंने फिर तीसरी बार भी किया, पूरे फुल हार्ट, होल हार्टेडली किया उसे। फिर मैंने थोड़े दिन बाद चेक किया, फिर मेरे को लगा अरे नहीं, अभी भी ना कुछ कमी है। अच्छा, इसका मतलब एक बार और करना पड़ेगा। क्या जा रहा है? मैम बोलती है किसी किसी को ज्यादा बार करना पड़ता है। हाँ तो ठीक है, मैं 4th टाइम भी करूंगा। फिर तूने 4th टाइम भी किया। जब आपने 4th टाइम कर लिया तो आप लिटरली फील किए कि वाओ, मैं तो अच्छे से लर्न कर लिया, तो अब तो मैं एग्जाम में सारा लिखाऊंगा। तो बस यही तो चाहिए था। किसी ने 1 बार में किया, 2 बार में किया, आप क्यों जानने की कोशिश कर रहे हो? आपको क्या मिल जाएगा उसको सुनने से या सोचने से? लुक एट योरसेल्फ, थिंक अबाउट योरसेल्फ। मार्क्स आपके आएंगे, किसी और के नहीं आएंगे जब आप एग्जाम में जाओगे। मेहनत का फायदा सिर्फ आपको होगा, फिर अपने मम्मी पापा को, खुशी के जरिए, बेइंतहा खुशी, और फिर हमें टीचर्स को, जो बहुत खुश फील करते हैं कि वाओ मेरे को तो बहुत अच्छा लगेगा बताने में, मैं हिमालय का रिजल्ट आपको बता नहीं दी आज, कितना एंजॉय कर रही हूँ। तो ऐसा एंजॉयमेंट मुझे हमेशा चाहिए ना, तो वो एंजॉयमेंट तो आप लोग ही दोगे ना मुझे। तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि आप पढ़ो, ताकि आप मुझे बता पाओ मैम इतने मार्क्स आए थे, मजा आ गया लाइफ का। सो दैट इज व्हाट, राइट? एवरीथिंग इज इजी, everything is very comfortable. Now let us start with it, right? The first chapter, and that is business communication. जो फर्स्ट चैप्टर है बेटे मेरे, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। बिल्कुल मॉड्यूल के मुताबिक है सब कुछ, चैप्टर के नाम, एवरीथिंग वेरी इजी। अब समझिए, क्वेश्चन नंबर 1 आता है इसमें, है ना? मैंने बोला ना आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, तो हम सबसे पहले आंसर 1 की तरफ चल रहे हैं। एक दिन मैं आपको ना पूरा फॉर्मेट भी सिखा दूंगी कि आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। एज सच मेरी बुक भी बहुत कुछ समझाती है, अगर ध्यान से देखें, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी ना तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा कि ठीक है, अच्छा आंसर ऐसे लिखना होता है, ओके, ऐसे करके, राइट? तो फिलहाल नहीं, फिलहाल हम सिर्फ नॉलेज की तरफ जा रहे हैं। प्रेजेंटेशन किसी और दिन बैठ के सीख लेंगे, धीरे धीरे जल्दी सिखा दूंगी, डोंट वरी। अब देखिए क्वेश्चन आता है, व्हाई कम्युनिकेशन इज सो इम्पोर्टेंट, है ना? तो इसमें हम इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं, importance of communication, और how does it relate the organization to the outside world, कि इसका हमारे आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इसकी वजह से कैसे रिलेशनशिप बनता है। तो 2 मुद्दे हैं बेसिकली, एक इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन और एक आउटसाइड वर्ल्ड के साथ हमारा कनेक्शन कैसे होता है। अब इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, तो उन लाइंस को आपने कोशिश करनी है कि आप उसे लर्न करें। तो जब भी मैं बोलती हूँ ना इस पे लर्न करना है, तो आप उस बुक में उसको ऐसे लिख लीजिएगा। तो एल का मतलब हो जाएगा कि मुझे इसको लर्न करना है। लर्न करने का मतलब है इसको एज इट इज मगअप करना है। और फिर इसका तरीका रहेगा, एक नॉर्मल बच्चा जिसका अंग्रेजी ठीक ठीक है उसको लिख के करना है। ये गोल्डन लाइन्स बोलती हूँ मैं, गोल्डन लाइन्स को आप लिख के लर्न करेंगे। एक वो बच्चा जिसको देखने से ही लर्न हो गया, वेरी गुड, टाइम बचाए, आगे बढ़े। जिसको नहीं हो रहा वो प्लीज लिखे, उसको लर्न करे, उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और वो सारी लाइनें जो लर्न करनी है वो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, और अगर कोई नहीं कर रखी होगी तो मैं आपको बता दूंगी कि ये लाइन है बेटे मेरे, और इसको आप लर्न लिख लो, ठीक है? तो जब भी पढ़ोगे मेरे साथ, बुक को साथ लेके बैठोगे, और जब मैं बोल रही होंगी तब बुक को नहीं देखोगे, सिर्फ मुझे सुनोगे, क्योंकि उसी का ही फायदा होगा आपको, राइट? अब सुनो कि हम बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। अब कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है मेरे दिमाग की बात मैंने आपके दिमाग में बिल्कुल वैसे डाल दी जैसे मैं सोचता हूँ। अगर मेरे दिमाग में कोई आइडिया है और बिल्कुल वैसे का वैसे आपके दिमाग में मैं नहीं डाल पाया, तो मैंने कम्युनिकेट थोड़ी ना किया। तो कम्युनिकेशन होती ही तब है जब एज इट इज मेरे दिमाग की बात आपके दिमाग तक जाती है, राइट? और यहाँ पे जो हाईलाइटेड लाइन है उसमें वो बोलता है कि एक हमारा लैटिन वर्ड है। अब जैसे ये मैं सिखा रही हूँ ना, तो फिर ये लर्न करना है क्या? हाँ, अच्छा आप लर्न करो इसे, इसलिए तो बता रही हूँ। अब लैटिन वर्ड है कम्युनिकेयर।
बोलता है फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर। तो लैटिन वर्ड कौन सा है? कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर का क्या मतलब होता है? टू शेयर। देखो लिखा है अगली लाइन में, दैट इज टू शेयर और पार्टिसिपेट, है ना। तो मैं अपने थॉट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? कम्युनिकेट कर रहा हूँ। इसका मतलब मेरे दिमाग की बात मैंने बिल्कुल आपके दिमाग तक वैसे ही पहुंचा दी जैसे मैं सोचता हूँ, तो ही मैंने कम्युनिकेट किया, अदरवाइज कम्युनिकेट नहीं किया, राइट। अब एक ना भाई साहब थे, ठीक है, ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज आएंगी, उससे सारा लर्न हो जाएगा। एक ना भाई साहब थे, उन्होंने अपनी एक दुकान बनाई, अकेले लगे रहते हैं, छोटी सी दुकान से स्टार्ट किया, अकेले लगे रहते हैं। एक दिन मैंने देखा, मैंने कहा भाई साहब बहुत थक जाते हो, काम बहुत बढ़ रहा है आपका, एक लड़का रख लो असिस्टेंट। बोले हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। फिर उन्होंने एक लड़के को रखा। अब आप भी समझदार हो कि जब उस लड़के को रखेंगे तो क्या करेंगे? उसको सारे काम सिखाएंगे या एक पर्टिकुलर काम सिखा देंगे? नेचुरल एक पर्टिकुलर काम सिखा देंगे, जिससे उनका वर्कलोड थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्योंकि वो जो बच्चा आएगा, असिस्टेंट आएगा, वो उनका एक पर्टिकुलर काम संभाल लेगा, बाकी काम वो खुद देख लेंगे। तो उनका हार्डवर्क थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाएगा, थोड़ा सा कंफर्ट बढ़ जाएगा उनका, है ना। अब मैं थोड़े दिन बाद फिर गया तो वो लड़का नहीं था। मैंने बोला क्या हुआ? अरे वो भाग गया। पता है असली रीजन क्या रहा होगा? इनको बात करने की अकल नहीं होगी। ही डजंट नो हाउ टू कम्युनिकेट। काम करवाना इतना आसान नहीं होता। काम करवाने के लिए बात करने की समझ होनी चाहिए, काम समझाने की समझ होनी चाहिए, काम करवाने की समझ होनी चाहिए, बड़ी सारी समझ चाहिए। तो सारी जो प्रॉब्लम है मेरे को लगता है वो किस वजह से रही होगी? कम्युनिकेशन। क्योंकि मैंने देखा तो वो बहुत हार्श टोन और ये सब इस तरीके से अच्छे से नहीं बोलते थे, ठीक है। अब ऐसे ही एक दूसरे भाई साहब है, वो भी अकेले दुकान स्टार्ट किए, ऐसे ही वो बिजी रहने लगे, ऐसे ही हमने उन्हें सलाह दी, उन्होंने भी असिस्टेंट रखा। किस्मत देखिए, भाई साहब आगे बढ़ते चले गए। एक दिन सुना जयपुर में ब्रांच भी बना ली है। हम मुबारकबाद देने पहुंचे, हमने कहा भाई साहब मुबारक, सुना है आपने एक ब्रांच भी ओपन कर लिया है? बोले हाँ जी बस कृपा है जी भगवान की, आगे बढ़ रहा हूँ जी बहुत। मैं कितने बच्चे रख लिए आज की डेट पे? बच्चे मतलब एम्प्लॉइज, मैं कितने बच्चे रख लिए आपने? बोले हो गए जी 25-30 बच्चे रख लिए। मैंने कहा सच्ची? बोले हाँ। अब ये जो वो इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये अकेले तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि आप अकेले तो सारा काम कर नहीं सकते। तो नेचुरली आपको लोग चाहिए। तो जब लोग चाहिए तो फिर लोगों के साथ तो कम्युनिकेट करके ही समझा पाओगे ना कि किसने कब कहाँ किसके साथ कौन सा काम करना है। अब समझ लो आप इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कि अगर आप कम्युनिकेट करना नहीं सीखोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके पास कोई टिकने वाला ही नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि लोग आपके लिए काम करें, आपके काम को समझें, आपकी रिस्पेक्ट करें, आपके साथ आपको आगे बढ़ाएं, खुद आगे बढ़े। यस और नो, दैट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, राइट। अब पॉइंट आता है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है ये है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये इसका इंटरनल एनवायरनमेंट है। कौन सा एनवायरनमेंट है? इंटरनल, ठीक है। और ये इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, सबको पता है। अब इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन है? भैया दुनिया है, गवर्नमेंट है, कस्टमर है, सप्लायर है, अथॉरिटीज हैं, सभी हैं, बैंकर्स हैं, इंश्योरर्स हैं। समझदार हैं आप? और भी बहुत लोग हैं, ये तो चंद मैंने नाम ले लिए बस। इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन है? एम्प्लॉइज है, मैनेजमेंट है, ये सब इंटरनल एनवायरनमेंट में। अब हम क्या करते हैं? हम अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इनपुट लेते हैं। इनपुट सारे कहाँ से मिलते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, चाहे वो लैंड है, चाहे वो लेबर है, चाहे वो कैपिटल है, चाहे वो मैन पावर है ना। सब आपको कहाँ से मिलता है? लेबर या मैन पावर एक ही बात है। ये सब इनपुट्स कहाँ से मिलते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। बैंक से लोन मिल जाता है, अथॉरिटीज की हेल्प से आपके लॉज वॉज सब फॉलो होने लग जाते हैं, सप्लायर से सप्लाईज मिल जाती हैं,
फिर आप क्या करते हैं, फिर इसी एनवायरनमेंट को आप अपना जो मटेरियल लिए हैं, सब कुछ लिए हैं इनसे इनपुट्स, उसकी हेल्प से आपने फिनिश प्रोडक्ट बनाया और फिर आपने उसको बाहर ही दे दिया, सप्लाई कर दिया। तो ये आपका क्या हो जाता है, आउटपुट। इसका मतलब है आपने इनपुट लिया, आउटपुट दे दिया, और फिर आपने लिया फीडबैक। फीडबैक मतलब रिस्पॉन्स कि भी आपका प्रोडक्ट लोग को कैसे लगा, तो चलती है ऑर्गेनाइजेशन। अब दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, एक होता है आपका ओपन सिस्टम और एक होता है आपका क्लोज सिस्टम। क्या पता इसी पे ट्रू फॉल्स आ जाए। आप भी सब समझ बैठे होंगे जो मैंने अभी ये सिस्टम बताया, ये कौन सा सिस्टम है, सोच के देखो, जिसमें एक इंटरनल एनवायरनमेंट, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इनपुट्स आप सारे एक्सटर्नल से ले रहे हैं, कन्वर्ट करके उसको आउटपुट आप आउटसाइड वर्ल्ड को दे रहे हैं। ये कौन सा सिस्टम है, तो आप सब बता देंगे जी ये ओपन सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, दिस इज ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें आप बाहर वालों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, इनपुट लेते हैं, आउटपुट देते हैं, दैट इज व्हाट इज ओपन सिस्टम। और क्लोज सिस्टम क्या होता है, जिसमें आप बाहर वालों के साथ कोई इंटरैक्शन नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। अब मैं आपसे पूछूंगी, आप ही बता दोगे कि क्या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्लोज सिस्टम हो सकती है? आंसर इज नो, बिकॉज उसको इनपुट लेना है, कन्वर्ट करके आउटपुट भी देना है। इनपुट के बिना कुछ स्टार्ट नहीं हो पाएगा। इनपुट के लिए ही आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चाहिए, उसी के लिए आपको ओपन सिस्टम चाहिए। तो इसलिए अब इस ओपन सिस्टम को कंटिन्यू रखने के लिए या स्टार्ट करने के लिए और कैरी ऑन करने के लिए व्हाट यू नीड इज कम्युनिकेशन। क्योंकि आपको बाहर हर पर्सन से बात करनी पड़ेगी, चाहे आपको सप्लाईज चाहिए, चाहे आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने जा रहे हैं, चाहे आप बैंक से लोन ले रहे हैं, चाहे कुछ भी है, चाहे आप फीडबैक्स ले रहे हैं, चाहे आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हैं इंफॉर्मेशन, वो सबके लिए आपकी क्या काबिलियत चाहिए, कम्युनिकेशन। इसका मतलब है बिना कम्युनिकेशन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नो कम्युनिकेशन, नो रिलेशन विद एनी पर्सन इन द आउटसाइड वर्ल्ड। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट पे क्लोज सिस्टम हो ही नहीं सकती। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड हाउ वी रिलेट ourselves with the outside world with the help of communication, right? सिंपल क्वेश्चन था। अब इसमें एक लाइन है बड़ी खूबसूरत सी, जो सेकेंड पैराग्राफ की पहली लाइन है, कहता है इट इज एप्ट टू कॉल कम्युनिकेशन द लाइफ ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहता है जो कम्युनिकेशन है ये लाइफ ब्लड है। तो यही तो मैं इतनी देर से समझा रही थी। अब एग्जामिनर क्या करेगा, वो यही लाइन लिख देंगे और बोलेंगे कमेंट, और मैंने हाईलाइट कर रखा है इसको। वो बोलता है इट इज एप्ट, एप्ट मतलब एप्रोप्रिएट, कि बहुत सही है ऐसे बोलना दैट कम्युनिकेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज नो कम्युनिकेशन नो ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज वी हैव टू हैव ओपन सिस्टम and open system is possible only when you are having communication with the external world, right? Simple enough। और इसमें कोई वर्ड नहीं है जो आपको तंग करे वगैरह वगैरह, सब ठीक है, सारे थॉट्स भी दे दिए मैंने इस आंसर के। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ध्यान दीजिएगा। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। अब देख क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बेटे मेरे। ऐसे चलेगा, बहुत आसान लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा, इंटरेस्टिंग भी लग सकता है, किसी किसी को तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो बताइएगा मुझे कि कैसा लग रहा है आपको, ठीक है? और इसमें क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग इंपॉर्टेंस, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, उसके कौन से फैक्टर्स हैं? देखो एग्जाम में ना क्वेश्चन को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ने वाले बहुत, पढ़ाने वाले बहुत, मार्क्स लाने वाले बहुत कम होते हैं। तो छोटी छोटी, ये बेसिकली आर्ट है। मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ मार्क्स लाना एक कला है, इट्स एन आर्ट। वो आर्ट मेरे से लेकर जाओ, मुझे पता है मार्क्स कहाँ से ला सकते हैं, इतना एक्सपेरिमेंट किया अपने आप को इन 25 ईयर्स में अपने स्टूडेंट्स के थ्रू। तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि जैसा बोलूंगी वैसा होने से हो जाएगा, राइट? तो अब क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले बोलते हैं
व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस, जो मैंने स्क्रीन पे लिखा कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, वो क्या पूछ रहा है आपसे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और भाई ऐसा क्या होता जा रहा है कि जब देखो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन करते रहते हैं। ऐसे अभी हमारे को आईपीसीसी में देखो जी 40 मार्क का पेपर दे दिया। ये क्या चक्कर है यार, हर कोई कम्युनिकेशन के बारे में क्यों बात करता है इतना। आज की डेट पे ऑर्गेनाइजेशन वर्कशॉप्स होल्ड करती हैं एम्प्लॉयज को कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस सिखाने के लिए, ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो दिस इज अ क्वेश्चन राइट। तो अब उसके आंसर में देखिए कुछ पॉइंट्स है, बिल्कुल बुक के हिसाब से चलेंगे। और ये क्वेश्चन मई 11 में आया 4 मार्क्स का, और फिर नवंबर 13 में भी आया 4 मार्क का, और टाइम पे भी आया होगा, ये तो मेरी बुक में मैंने भी मेंशन किया हुआ है। तो ये दोनों टाइम 4 मार्क का आया, इसका मतलब ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 4 मार्क का है। 1 मार्क के लिए आपको 1.8 मिनट मिलता है, ये हमेशा याद रखिएगा। 5 मार्क के लिए आपको 9 मिनट मिलता है, 4 मार्क के लिए आपको 7, राउंड ऑफ कर लीजिए ना, थोड़ा सा ज्यादा करना है कर लीजिए, इट्स योर चॉइस। लेकिन मैं तो ऐसे मानकर चलती हूँ 4 मार्क्स मतलब 7 मिनट्स, 7 मिनट्स के अंदर वो खत्म हो जाना चाहिए 4 मार्क वाला क्वेश्चन। मतलब 4 मार्क के 7 मिनट्स में क्या करना है, पढ़ना है, लिखना है, क्लोज करना है, आगे भी बढ़ जाना है। कितनी बड़ी आर्ट है, हर कोई की बस का नहीं होता। और उसमें भी वो वाली प्रेजेंटेशन जो मैं बोलूं, तो ध्यान से करोगे तो हो जाएगा, मेमोरी में बिल्कुल सेट होगा तो हो जाएगा, थॉट प्रोसेस होगी तो लिख जाओगे, काम की बात लिखो, आगे बढ़ो। क्योंकि 4 मार्क के लिए आपको क्या कितना मैटर लिखना चाहिए, तो कम से कम एक 1.5 साइड तो भरो। जिस जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है, आंसर शीट होता है, उसका 1 साइड, फिर अगला साइड, कोशिश करके 1.5 मिनिमम इतना तो करो। मतलब मैं चाहूँ तो 2 भी बोल सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, किसी किसी के लिए तो होगा आसान। वेरी गुड, इसकी प्रैक्टिस करके देखो, जैसे आज मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ, इसको लर्न करो, फिर उसको लिख के देखो, और फिर अपनी स्टॉप वॉच सबके पास होती है, उससे देखो कितने टाइम में कर पा रहे हो, पता चल जाएगा कहाँ पहुंचना है और कहाँ हो। टेक्निक्स मैं बताती हूँ ना आपको, मार्क्स कैसे लाने हैं, बहुत आसान होता है मार्क्स लाना, मार्क्स लाना कोई मुश्किल थोड़ा है, लाते नहीं है बच्चे, आप भी ला सकते हो, बहुत आसान है। देखिए अब इसमें जो पहला पॉइंट आता है, अब ये ना इसमें मैंने क्या करा है, मैंने तो बोला ना मैंने आईएसआई को पूरा लिखा है एज इट इज, तो इतना बड़ा बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, हर पॉइंट पे आपको एक थॉट दे दूंगी, उस थॉट की हेल्प से आप 1 या 2 लाइनें पकड़ लो। तो हर पॉइंट पे अगर आपने 2-3 लाइनें लिख दी बहुत है, फिर गुड प्रेजेंटेशन के साथ वो 1-1.5 पेज तक चला जाएगा, वेरी गुड आंसर। मिनिमम 4 में से 3 दे देगा, क्या पता खुश हो गए 4 में से 4 दे दे, मिनिमम 3 ये तो पक्का है, मानकर चलिए। ओके, अब देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या आता है। पॉइंट नंबर 1 आता है बेटे मेरे, ग्रोथ इन द साइज एंड मल्टीपल लोकेशंस। ग्रोथ इन द साइज एंड मल्टीपल लोकेशंस। आपको भी समझ आ गया होगा, क्यों, अभी तो स्टोरी सुनाई थी भाई साहब की, जब मैंने कहा भाई साहब लड़का रख लो, आप असिस्टेंट रख लो, फिर पता चला जयपुर में ब्रांच भी बन गई है, दिल्ली से शुरू हुए थे और जयपुर में ब्रांच तक बन गई है उनकी, तो ग्रोथ हो गया ना उनकी साइज में, उनका जो बिजनेस का साइज है बढ़ गया, मल्टीपल लोकेशंस हो गई, जयपुर पहुंच गए, अगले पता थोड़े टाइम में पता चला मध्य प्रदेश पहुंच गए, फिर अपना भाई साहब कहीं भी तमिलनाडु में या कहीं भी पहुंचे जा रहे हैं। अब अगर आपके बिजनेस का साइज ग्रो कर रहा है या आपकी ब्रांचेस बन रही हैं, तो कैसे मैनेज करोगे। आपने, मैंने कहा भाई साहब आपने जयपुर में ब्रांच खोल ली, ये करते कैसे हो, कहते कुछ नहीं, मैं तो रोज शाम को एक बार ब्रांच मैनेजर से फोन पे बात कर लेता हूँ जी, वैसे भी व्हाट्सएप इतने सारे तरीके हैं जी आजकल तो, और फिर मैंने उसको बोल रखा है जी वीकली रिपोर्टिंग भी चाहिए मुझे, तो वो अपने नेटवर्क के जरिए ही मेरे पास कागज भेजता रहता है। मैंने कहा हाँ ये बात सही है, तो बिना बात किए थोड़ी ना संभाल लोगे इतना बड़ा बिजनेस, और फिर बात करने की समझ होनी चाहिए, इसलिए तो इम्पोर्टेंस है, बात कैसे करनी है, इस बात करना क्यों जरूरी है, दैट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मतलब है जितना आप आगे अपने ब्रांचेस और बिजनेस का साइज बढ़ाते चले जाओगे, उतना कम्युनिकेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट होती चली जाएगी, क्योंकि उतने रिकॉर्ड्स बनते चले जाएंगे।
और जितने रिकॉर्ड्स बनेंगे उतनी कम्युनिकेशन होगी। यस और नो? ओके, जो सेकेंड पॉइंट है इसका वो देखो। सेकेंड पॉइंट है ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन। ये 2 पॉइंट तो ग्रोथ वर्ड से याद हो जाएंगे। ग्रोथ ऑफ बिजनेस, ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन। लर्न करना बहुत आसान होता है। अब ये क्या है? अब लेबर की यूनियन बन जाती है, उसको ट्रेड यूनियन बोलते हैं, है ना। और भाई साहब एक दिन स्ट्राइक हो गई, सारे अपने बैठे हुए वर्कर्स, फैक्ट्री रो रही है, कोई आ ही नहीं रहा काम करने। मैनेजमेंट को लगा अभी पत्थर बीच मारना शुरू कर देंगे। तो अगर समझदार मैनेजमेंट होगी तो क्या करेगी? और जा बेटे यूनियन लीडर को बुला के ला। यूनियन लीडर को बुला के लेकर आए, ट्रेड यूनियन लीडर, उसको बुला के लाए। उसको आके बुलाया, आओ भाई साहब बैठो। भाई साहब बोलना पड़ेगा, भैया मामला बड़ा सेंसिटिव हो रखा है, बात करने की समझ है ना। बैठो सर बैठो। ला बेटा कागज लेकर आ, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड है ना, लेकर आ लेकर आ। असिस्टेंट से अपने ऑडिटेड स्टेटमेंट्स मंगवाए, ट्रेड यूनियन लीडर के सामने रखे। देखो सर क्या कमा रही है कंपनी, क्या बोनस दें आपको, हालात देखो सर, झूठ थोड़ा बोलेंगे आपके आगे लीडर साहब। और जाके समझाओ यार इन हजारों को, फैक्ट्री रो रही है, इनको बोलो जाके काम करें। माफ करो बोनस नहीं दे सकते भैया, अभी मेहनत करो, भगवान ने साथ दिया, अगली बार इससे भी ज्यादा दे देंगे। जो आज मिस हो रहा है वो प्लस अगले साल का बोनस ही बोनस है जी। अब ये क्या है? ये कम्युनिकेशन करने का स्टाइल है। एक स्टाइल होता है और जाके अपने वर्कर्स को समझा दे, ये स्टाइल होता है। एक जैसे अभी मैंने पूरी स्टोरी सुनाई, तो ये सारी, और फिर भाई साहब 5 मिनट के अंदर वर्कर्स फैक्ट्री में लग गए थे, काम कर रहे थे, सब ठीक हो गया। ये सब क्या था? ये किसका कमाल था? ये कमाल था हमारे मैनेजमेंट की कम्युनिकेशन का, जो उसने बड़ी तहजीब से, बड़ी तमीज से अपने यूनियन लीडर से बात करी, यूनियन लीडर को दिखाया, समझाया कि भाई नहीं दे सकते बोनस, कंपनी के हालात ऐसे नहीं है। और फिर उस भाई ने जाकर वर्कर्स को समझाया और फिर वर्कर्स ने जाकर काम शुरू कर दिया। सो कंफर्टेबल? यस और नो? अब जैसे मैंने ये थोड़ी छोटी सी स्टोरी बताई, उधर भी यही लिखा है। मैं स्टोरीज भी उस तरीके से पढ़ाऊंगी आपको जिससे कि जब आप बुक पढ़े तो आपको मेरी सारी क्लास याद आ जाए। बच्चा लोग जब एग्जाम देकर आते हैं लिटरली मुझे फोन करके बताते हैं, मैम ऐसे लग रहा था आप बोल रहे हो और हम लिख रहे हैं, आपकी पूरी स्टोरीज हमें याद आ रही थी, उसी से सारे पॉइंट्स याद आ रहे थे। इसका मतलब ये पता है कौन सी कैटेगरी का बच्चा था? जो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके स्टोरीज को सुनता है। अब जब आप बुक पढ़ोगे तो आप मुझे बताओगे कि हाँ मैम जो बोल रहे थे वही किताब में लिखा था। क्योंकि अगर मैंने कुछ और बोला, बुक में कुछ और लिखा है, फिर आपको पढ़ते हुए बहुत अनकंफर्टेबल होगा। आपको क्या लगेगा? अरे यार वो समझाते तो अच्छा है लेकिन यहाँ तो कुछ और ही लिखा हुआ है, मैं तो बड़ा परेशान हो रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा आपके साथ, क्योंकि मैं आपको स्टोरीज भी वैसे सुना रही हूँ जिससे कि बुक आपको समझ आ जाएगी। जब आप पढ़ोगे ना आपको एहसास होगा इस बात का, ठीक है। और कोई दिक्कत आए तो आप मुझे जरूर बताते रहिएगा जिससे कि मैं उसको इम्प्रूव कर दूंगी। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन। अब ये भी देखो ग्रोइंग से ही आ गया ना, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोइंग, बड़ा आसान है। तो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन। अब देखो आपको याद होगा 12th में मैनेजमेंट में आपने पढ़ा, एक था फायोल। फायोल के 14 प्रिंसिपल्स पढ़ते थे ना, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। फिर टेलर आया था, सबसे पहले टेलर आया था, साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर ने ये बोला मैन इज अ मशीन। उसको लगता था पैसा फेंको काम कराओ, ये जो इंसान है नहीं ये थकता नहीं है, इसको बस पैसा चाहिए, बड़े मजे से काम करता है। तो टेलर वॉज अ स्ट्रिक्ट पर्सन। उसको नहीं समझ आता था कि ह्यूमन बीइंग है, इमोशंस होते हैं, थक जाता है, सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता है। ही वॉज नॉट ऑफ दिस थॉट प्रोसेस। टेलर के बाद आया फायोल जिसने बेसिक प्रिंसिपल समझाए, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसको वर्ल्ड वाइड हम फॉलो करते हैं, राइट, यूनिवर्सली। फिर आया ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जिसमें आए मैग्रेगर, हर्सबर्ग, ऐसे और मैस्लो। मैस्लो पढ़ा होगा आपने, है ना। बाकी आई डोंट नो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बीकॉम लेवल पे होगा वो सब, मैंने बहुत पढ़ा है। ये सब भी मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रांग है मेरा उस पर भी हाथ। फिलहाल छोड़िए सब बातें, यहाँ आ जाते हैं वापस कि जो हमारा मैस्लो की नीड हियरार्की थ्योरी थी, है ना,
तो वो भी पढ़ा आपने। तो ये जब ह्यूमन थिंकर्स आए, ह्यूमन रिलेशन अप्रोचेस आई, तो इन अप्रोचेस ने हमको ये समझाया कि भैया एक बंदा जब एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसकी कुछ एस्पिरेशंस होती हैं, उसकी कुछ होप्स होती है, वो कुछ उम्मीद के साथ जाता है। वो सच्ची सच्ची बताना, कल को आप सीए बन गए है ना, मुबारक हो आपको, ऐसे फील किया करो रोज में सीए बन गया हो, है ना, तो अच्छा अच्छा लगेगा। कल को आप सीए बन गए, नौकरी ज्वाइन करने गए एबीसी लिमिटेड में, तो आप एबीसी लिमिटेड के लिए गए थे या अपने लिए गए थे? तो आंसर आएगा मैम मैं अपने लिए गया था। दैट इज द पॉइंट, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, कि जब भी एक इंसान कोई भी नौकरी स्टार्ट करता है, कहीं भी काम करने जाता है, तो वो अपने लिए जाता है, उसकी अपनी कुछ एस्पिरेशंस होती हैं, अपनी कुछ होप्स होती हैं जिंदगी में आगे बढ़ने की, मुकाम हासिल करने की, वगैरह वगैरह। अब होता क्या है, अब जब वो उस ऑर्गेनाइजेशन में जाता है और उसको कुछ ट्रबल्स आती हैं, उसकी होप्स शैटर्ड हो जाती हैं, या उसको लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो वो सैड हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में एक ना स्टोरी है छोटी सी, सुनो, उससे बड़ा क्लियर हो जाता है। एक मैनेजर भाई साहब थे, हम उनके कैबिन में बैठे थे, जानकार थे हमारे। तो ठक 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 करके उनके कमरे में नॉक हुई कैबिन में, तो दरवाजा खुला, तो बाहर एक वर्कर था। तो हमारे मैनेजर भाई साहब बोले हाँ क्या है? वो बेचारा डर गया, कहते कुछ नहीं सर, बाद में आता हूँ। अब आप सच्ची सच्ची बताना, एक वर्कर, एक एम्प्लॉय जब अपने मैनेजर के कैबिन में ठक 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 करने आता है, तो वो काफी हिम्मत जुटाने के बाद आता है या सीधा आ जाता है? तो आंसर आता है बहुत उसको वक्त लगा होगा अपने आप को समझाने में कि सर से बात करनी है यार, कैसे बात करूं, सर बुरा ना माने, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा वैसा, कितनी हिम्मत करी होगी बेचारे ने। और हमारे भाई साहब ने क्या करा, हाँ क्या है, ऐसे करके वो इतना डर गया कि उसने सोचा नहीं छोड़ यार, मूड ठीक नहीं है, मैं अभी बात नहीं करता। अब आप सच सच बताना, सच सच सच्चे मन से बताना, वो बाहर जाके क्या करेगा? वो बाहर जाके पहले 10 गालियां देगा कि यार कैसा इंसान है ये। फिर दूसरी बात, काम करेगा या टाइम वेस्ट करेगा? वो तो उदास था और उदास हो गया, वो काम टाइम वेस्ट करेगा। फिर उसके बाद जब लंच टाइम होगा, टी टाइम होगा या वर्क टाइम होगा, तब दूसरे एम्प्लॉयज को क्या बोलेगा? उनका भी मराल डाउन कर देगा। एक वर्ड आता है मराल, मराल, ये वर्ड आपको नहीं छोड़ेगा। मराल होता है एटीट्यूड टुवर्ड्स द मैनेजमेंट, एटीट्यूड टुवर्ड्स द मैनेजमेंट। अब ये क्या होता है एटीट्यूड टुवर्ड्स द मैनेजमेंट? आपका बिहेवियर, आप मैनेजमेंट के बारे में कितना पॉजिटिव सोचते हैं, कितना नेगेटिव सोचते हैं। अगर आप बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं, वाओ व्हाट अ मैनेजमेंट, दिस दैट गुड पीपल, देन योर मोरल इज बूस्टेड अप, अच्छा है, हाई लेवल पे है, योर स्पिरिट्स रिमेन हाई, है ना, बिकॉज योर मोरल इज बूस्टेड अप, राइट। और फिर अगर आपका ऐसा हो जाए, अरे यार कैसे लोग हैं, बेकार, कहाँ फंस गया, ऐसा वैसा एटीट्यूड है आपका मैनेजमेंट को लेकिन, नेगेटिव एटीट्यूड है, तो हम बोलेंगे ये मोरल इज लो। तो मोरल इज ऑलवेज प्रेजेंट, आइदर इट इज हाई और लो, है ना, वो हमेशा होता है। अब ऐसी सिचुएशन में ये बंदा जो बाहर गया बेचारा उदास होके और उदास होके, तो ये दूसरों का मोरल हाई करेगा लो करेगा? मोरल एक ऐसी चीज है, जैसे वो बोलते हैं ना, एक तालाब में अगर गंदी मछली हो तो तालाब की सारी मछलियां, क्या जो भी बोलते हैं, हिंदी मुझे आती नहीं है अच्छे से, कि एक की वजह से सब पे बुरा असर पड़ता है ना, मैं उसका सेंस दे सकती हूँ। तो जब ये बंदा, तो इसका मतलब क्या है, एक ग्रुप में 5 लोग बैठे हैं, एक का मोरल हाई है, तो वो जिसके जिसको लेके उसका मोरल हाई है उसके बारे में अच्छी बातें करके दूसरों का मोरल भी हाई कर देगा। और अगर एक का मोरल लो है ना, सबका मोरल लो कर देगा भाई साहब, लगी बिल्कुल, मतलब सेट है ये बात, आपने भी एक्सपीरियंस कर रखा होगा लाइफ में कि ऐसे ही होता है। दैट इज अ पॉइंट, कि यहाँ पे उस मैनेजर की कम्युनिकेशन स्किल देखिए कितनी बेकार थी। क्यों? क्योंकि वो तो प्रोडक्टिविटी भी नहीं निकाल रहा, काम भी नहीं कर रहा, दूसरों का मोरल भी डाउन कर रहा है। क्या मिला आपको? ऐसे बात करते हैं वर्कर से। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ह्यूमन रिलेशन को नहीं समझा, उनको नहीं फील आई। एक और स्टोरी है, मैंने कहा, मैनेजर भाई साहब थे कोई हमारे, मैंने कहा भाई साहब ये आपके इस एम्प्लॉय का चेहरा हमेशा उदास उदास दिखता है, पता है क्या बोले? कहते चेहरा ही ऐसा है, तरीका है ये बात करने का, चेहरा ही ऐसा है, ऐसे बोलते हैं।
भाई साहब मेरा तो छोटा सा सोच चेहरा कैसा भी हो, स्माइल कर रहा हो तो कितना खूबसूरत लगता है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ कॉम्प्लेक्शन, इरिस्पेक्टिव ऑफ फीचर्स, कोई चीज मैटर नहीं करती मेरी नजर में, सिर्फ क्या मैटर करता है आपका स्माइलिंग फेस। यस और नो? कहता है इसका तो चेहरा ही ऐसा है। उसको ये समझ नहीं आता कि अगर बंदा उदास है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम्स चल रही है। कोई अगर इंसान घर पे उदास होता है ना, तो जब वो ऑफिस में काम करता है ना आके, तो वो उदासी मिक्स भूल जाता है, अगर ऑफिस में अच्छा अच्छा माहौल होता है तो। यहाँ उस बेचारे को यहाँ ऑफिस में आके उदासी आती है, तो कारण कौन है? मैनेजमेंट है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन है ना। मैनेजमेंट को ये बात समझ नहीं आ रही, कहते हैं इसका तो चेहरा ही ऐसा है, क्या स्टाइल है बात करने का। अपन भी चुप हो गए, हमने कहा हमें क्या करना है भैया, ये जाने, इनके एम्प्लॉय जाने। यस और नो? अच्छा, ऐसे एक और स्टोरी है। एक और मैनेजर भाई साहब के ऑफिस में बैठे थे, वही कैबिन, वही ठक ठक, दरवाजा खुला, वर्कर था। तो हमारे भाई साहब क्या बोले, हाँ जी बोलिए। वाह, क्या स्टाइल था बात करने का। वर्कर बोला, वर्कर की हिम्मत और बढ़ी, सर तो बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं। तो बोले सर वो एक प्रॉब्लम थी। हाँ हाँ आइए बैठिए। वाह, सर तो बैठने को भी बोल रहे, क्या बात है। बंदे के दिमाग में कितना अच्छा अच्छा फील आया होगा, ताकत और बढ़ गई होगी कि सर तो मुझे सुनने को भी तैयार है, अपना अमूल्य पल मेरे को देने को तैयार है ना। जो समय है सर का, कितना महत्वपूर्ण समय होता है सीनियर्स का, बट ही इज रेडी टू गिव मी दैट टाइम, राइट। अब हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम है आपकी। तो वर्कर ने अपनी प्रॉब्लम बताई। फिर सर ने ऐसे करके 2-3 मिनट सोचा, पेपर पे कुछ सोचा करा कुछ ऐसे करके, फिर बोले अरे वाह ये तो यूं सॉल्व हो जाएगा। आप एक काम करो, आप कंपनी के लिए ऐसे ऐसे कर दो, कंपनी आपके लिए आपकी ये काम कर देगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है मिस्टर एक्स, स्माइल करके बात कर रहे थे सर हमारे। तो फिर मिस्टर एक्स क्या बोले, जो एम्प्लॉय आए थे, बोले यस सर, थैंक यू सर। स्माइल आ गई अगले के चेहरे पे। अब आप बता दो, बाहर जाके क्या करेगा भाई साहब, डबल स्पीड से काम करेगा। सोच लो आप, प्रोडक्टिविटी डबल। ऐसा क्या हो गया भाई साहब, मोटिवेट हो गया है वो, एनकरेज करके भेजा सर ने उसको। मोटिवेट क्या होता है? मोटिवेट होता है दूसरे को, दूसरे के मोटिव को समझिए। मोटिव मतलब उसका पर्पस, मकसद, है ना, उसके मोटिव को समझिए और फिर कुछ ऐसा सोल्यूशन दीजिए जिससे उसका मोटिव सॉल्व हो जाए, और सोल्यूशन ऐसा दीजिए जिससे आपका भी काम बन जाए और उसका भी काम बन जाए। तो आपने सही मायने में मोटिवेट किया, उसका मोटिव समझा और फिर उसको सोल्यूशन दिया जिससे उसको लगा कि उसका मोटिव अचीव हो जाएगा, तो वो मोटिवेटेड हो गया। अब मोटिवेटेड इंसान तो भाई साहब आपके लिए मरने को भी तैयार हो जाएगा। सोच लो आप ध्यान से मैंने क्या बोला। इसका मतलब ये हुआ कि वो जाके डबल स्पीड से काम करेगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेगा। मोराल का डिग्री सोचो कितना हाई हो गया भाई साहब। क्या सीनियर को लेके पॉजिटिव थॉट्स बढ़ गए उसके। लंच टाइम पे बैठा या वर्क टाइम पे बैठा, तारीफ के पुल बांध दिए, सबका मोराल बूस्ट अप कर दिया। क्या चाहिए था आपको इसके बाद? इससे बोलते हैं मैनेजमेंट, इससे बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। इसका मतलब है जिसको कम्युनिकेट करने आता है उसको लेबर की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है, बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स ह्यूमन रिलेशंस। उसको पता है एक इंसान का चेहरा अगर उदास है ऑफिस में, तो वो घर नहीं है जो कारण है, वो ऑफिस है जो कारण है, वो हम है जो कारण है। हमें इससे पूछना पड़ेगा, इसकी समस्याओं को समझना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इसकी उदासी स्माइल में चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं एक लाइन बोलती हूँ हमेशा बीसी एथिक्स पढ़ाते हुए, एम्प्लॉय खुश, कंपनी खुश, हमेशा ऐसे बोलती हूँ। इसका मतलब है आपने अगर एम्प्लॉय की उदासी दूर कर दी, आपने उसको खुशी दे दी, तो वो आपके लिए कितना भी काम करेगा। एक खुश आदमी मेरे हिसाब से बाउंडलेस एनर्जी होती है उसके अंदर, और वो कितना भी परफॉर्म कर सकता है। और ये सब सिर्फ किस वजह से हुआ? ओनली कम्युनिकेशन। सोच के देखो आप, दैट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। उसके बाद देखो, जो थर्ड पॉइंट हो गया, आसान था ना, बस ये थॉट प्रोसेसेस पकड़ो। और तुम्हें सच बता रही हूँ, जो मैं स्टोरीज बता रही हूँ ना, ये एक स्टोरी एक जगह काम नहीं आएगी। मैं स्टोरी को वापस लेकर आऊंगी, दोबारा आपको याद दिलाऊंगी कि तुम्हें याद है वो एक मैनेजर ने ऐसे बात करी थी। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ओके, सो नेवर फॉरगेट द स्टोरीज, बिकॉज वो ही असली बेस है जिससे आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, राइट। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट, दैट इज पब्लिक रिलेशंस। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटे मेरे, पब्लिक रिलेशंस।
अगेन अ सिंपल स्टोरी। हम एक ऑर्गेनाइजेशन में गए, रिसेप्शन पे गए, रिसेप्शनिस्ट मैडम बैठे थे। हमने कहा मैडम मिस्टर एक्स से मिलना था। मैडम बोली हाँ जी प्लीज बैठिए, अभी बात करवा देती हूँ। हम बैठ गए, आधा घंटा हो गया बैठे हैं, क्यों आए नहीं, क्यों मैडम को भूल ही गया, क्यों मैडम तो अपने काम कर रहे थे ना, बिजी थे, फोन भी अटेंड कर रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं उनसे बात भी कर रहे हैं, कभी उनको कोई सीनियर भी बुला रहे हैं, कभी कुछ पेपर वर्क चल रहा है, मैडम को ध्यान ही नहीं रहा। हम भी अपनी तसल्ली से बैठे रहे कि मैडम है तो बढ़िया काम करेंगे। आधा घंटा जब हो गया, मैंने कहा मैडम मिस्टर एक्स कुछ हो, आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गई आप बैठे हुए हो। माय गॉड, मेरे जैसा बंदा इस ऑर्गेनाइजेशन में दोबारा नहीं जाने वाला। They don't know how to manage public relations at all. My God, किसी के जीवन के आधा घंटा बर्बाद कर दिया। मेरे हिसाब से हमारे जीवन में कमी है तो सिर्फ एक, वक्त की। आप मानेंगे शायद मेरी बात, सिर्फ वक्त की कमी है हमारे पास और कोई कमी नहीं है। और भाई साहब इन लोगों ने हमारे 30 मिनट्स बर्बाद कर दिए, एहसास तक नहीं है इन्हें। जस्ट इमेजिन। वहीं एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा कभी जाना हुआ, वहां हम गए, भाई साहब वहां तो पीआरओ बैठे हुए थे। ये पीआरओ क्या होता है? पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, पब्लिक के साथ रिलेशंस मेंटेन करने के लिए ऑफिसर। क्या बात है। गए तो हम रिसेप्शन पे, हमने बोला मैडम मिस्टर वाई से मिलना था। मैडम बोली वहां मिस्टर पीआरओ बैठे हैं, प्लीज आप उनसे जाके बात करेंगे। हमने बोला यस मैडम। हम मिस्टर पीआरओ के पास गए, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के पास। हमने बोला सर मिस्टर वाई से बात करनी थी। भाई साहब 1 मिनट में मिस्टर वाई आ गए। ये होती है वैल्यू बंदे के टाइम की। इसका मतलब है ये सारी कहानी। अब उसको उसके बाद क्या थॉट प्रोसेस आई, वाओ व्हाट अ कंपनी। भाई साहब पैसे लगाया उन्होंने, एक स्पेशल बंदा रखा है। दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक रिलेशंस, दे नो द इम्पोर्टेंस कि पब्लिक खुश तो कंपनी खुश। दे नो दिस फैक्ट कि पब्लिक जब तक चाहेगी हम तब तक हैं, जब पब्लिक नहीं चाहेगी हमें जाना होगा सब कुछ छोड़ के। So we have to respect this public. We should know how to maintain the relations. So that is the importance of communication. Here comes the importance of communication. कि हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि जब जिसकी जो जरूरत है उसको उसी वक्त पूरा किया जाए। Yes or no? That is what is the importance of communication. That's why communication is becoming more and more important, day by day, right? उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है बेटे मेरे, एडवांसेस इन बिहेवियरल साइंस। एडवांसेस होता है तरक्की, बिहेवियरल साइंस, बिहेवियरल साइंस क्या होता है? बिहेवियर से बना ना, बिहेवियरल है ना। तो बिहेवियरल साइंसेस जैसे साइकोलॉजी, किसी भी वर्ड के लास्ट में लॉजी लगाते हैं ना, तो लॉजी से मीनिंग निकलता है स्टडी ऑफ। तो साइकोलॉजी, साइको की स्टडी है ना, माइंड की। फिर सोशियोलॉजी, ये सब क्या है? ये सब हमारी बिहेवियरल साइंसेज है। बिहेवियरल साइंसेज क्या होती हैं? जो हमें बिहेवियर समझाती हैं। अगर आप बिहेवियरल साइंस, जैसे मेरा बच्चा छोटा था ना, जब बहुत छोटा था, पहला बच्चा मेरा जब बहुत छोटा था, है ना, बस 2-3 साल का ऐसे समझ लीजिए, तो वो कब रोता है, उसको क्या चाहिए, वो क्या सोचता है, मैं बहुत अच्छे से ना समझ नहीं पाती थी। तो मेरी एक स्टूडेंट थी, इंग्लिश पढ़ा रही थी मैं, तो शी वॉज अ टीचर, स्कूल टीचर। तो उन्होंने मुझे बताया मैडम मैं आपको ना एक किताब दूंगी चाइल्ड साइकोलॉजी पे, आप उसे पढ़ना तो आपको अपने बच्चे की प्रॉब्लम समझ आएंगी, प्लस आपको बच्चे पे गुस्सा आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब आप सोचिए कि वो क्या कहना चाहती थी कि अगर हम साइकोलॉजी, जिसकी भी, जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी, कोई भी साइकोलॉजी की किताब पढ़े या सोशियोलॉजी की कोई किताब पढ़े, तो जब हम इन साइंसेस में चले जाते हैं तो हमें ये समझ आ जाता है कि कोई इंसान किसी पर्टिकुलर वक्त पे कैसा बिहेवियर क्यों कर रहा है।
जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना तो इमेच्योर होते हैं, तो बच्चे का मतलब है 15, 16, 17 साल का बच्चा भी हो सकता है। तो घर में ऐसी कोई बात हो रही थी, ऐसे एग्जाम्पल है, ठीक है, ऐसे नहीं कि मेरे घर का है, तेरे घर का है, किसी के भी घर का है, तो पूरी स्टोरीज ऐसे ही चलती रहती है मेरी, ठीक है। तो बच्चा घर में था, किसी दादा ने या दादी ने, किसी एल्डर ने कुछ बोल दिया, तो बच्चा चिल्लाया। ये क्या तरीका है बात करने का, ऐसे क्यों चिल्लाते हैं मेरे ऊपर, ऐसे थोड़ा बोलते हैं, कुछ भी खाम का गुस्सा खाते रहते हैं, कुछ भी। जब बच्चे ने इस तरीके का रिएक्शन किया, अगर वो मेरे सामने किस्सा हो रहा होगा तो मैं उसको क्या बोलूंगी, बेटा हर किसी को कुछ भी बोलने का हक है, आपको ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बोले नहीं उन्होंने ऐसे क्यों बोला, अरे भाई जिन्होंने बोला उनका अपना दिमाग, उनकी अपनी एक कैरेक्टर, अपना एक पर्सनालिटी, उनकी अपनी एक सोच। तो अगर कोई अपनी सोच आपके आगे रख रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको, आपको उनका ख्याल अच्छा नहीं लगा तो ठीक है, इसमें ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो, इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो। ट्राई टू रिस्पेक्ट भाई कि वो एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी अपनी एक थॉट प्रोसेस है, उनको हक है अपने विचार रखने का, उनके विचार उनको मुबारक, आपको अच्छे नहीं लगे मत ग्रहण करो ना, आपके विचार आपको मुबारक, कीप योर थॉट्स विद यू, लेट हिम कीप हिज थॉट विद हिमसेल्फ। नहीं मुझे क्यों बोलते हैं, अरे भाई बोल दिया तो क्या हुआ, मत एक्सेप्ट करो उनके थॉट्स, चिल्लाओ तो मत, एटलीस्ट। क्या सिखा रही थी मैं उसको, जस्ट कम्युनिकेशन। सोचिए अगर कोई इंसान बहुत जोर से गुस्सा खाया, पेरेंट ने गुस्सा खाया, तो बच्चे ने अगर इस बात को समझा कि पेरेंट क्यों गुस्सा खा रहे हैं, फिर वो ओवर रिएक्ट नहीं करेगा। सोचो आप ध्यान से, मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ। आपके पापा मम्मी कोई भी एल्डर, बड़े ब्रदर भैया, कोई भी दीदी आपके आपको जोर से चिल्ला रहे हैं, आप बिल्कुल जवाब मत दीजिए चिल्ला के, बल्कि कोशिश करिए हल्की सी स्माइल लाइए चेहरे पे, क्योंकि जैसे ही हम एक स्माइलिंग फेस देखते हैं ना तो गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। अगर एक इंसान चिल्ला रहा है और अगर आप भी चिल्लाओ तो उसके दिमाग का मरकुरी और हाई होगा, तो वो और गुस्सा खाएगा। माय गॉड क्या किया आपने, आपको अगले का गुस्सा शांत करना था, आप तो अपनी दुश्मन बन बैठे, आपने तो भड़का दिया, अभी तो चिंगारी थी आग लगा दी, आपको तो कुछ समझ ही नहीं है। तो सीखिए कि जब कोई चिल्ला रहा है तो हमें बैक में नहीं चिल्लाना है, रिएक्शन में हमें शांत रहना है। जितना सॉफ्ट टोन में बात करोगे, जितने लो वॉल्यूम में बात करोगे, जितना सॉफ्ट फेस, स्माइलिंग फेस, हल्का सा कोशिश करो स्माइलिंग फेस लाने की, बिल्कुल मधुर स्वर में बात करो, आप देखोगे दूसरे का गुस्सा पल के अंदर एकदम डाउन हो जाएगा, एकदम डाउन। ये क्या है, ये कम्युनिकेशन है। दूसरे एल्डर जोर से चिल्लाए, उन्होंने अपने थॉट्स रखे, आप बिल्कुल शांत रहे, ये होता है कम्युनिकेशन। आपने रिस्पेक्ट किया इस बात का कि चलो ये उनका ख्याल है, मेरा ख्याल थोड़ा सा अलग है, इट्स ओके, इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है, नाराज होने की क्या जरूरत है। हर किसी को हक है भाई अपना जन्म जीने का, अपने विचार रखने का। आई होप यू आर गेटिंग, इसका मतलब है यही ये पॉइंट है कि जब बिहेवियरल साइंसेस, एक ना मेरा बेटा जब 9th स्टैंडर्ड में था, अभी तो काफी बड़ा हो गया, हाँ आप लोगों से भी बड़ा है, तो जब वो 9th स्टैंडर्ड में था तो उसके स्कूल में एक वर्कशॉप हुआ। एक साइकाट्रिस्ट उनके स्कूल में आते थे उस वक्त, अभी भी आते होंगे, डॉक्टर रविंद्रन, जस्ट मार्वलस पर्सन, वेरी रिनोन पर्सन। तो डॉक्टर रविंद्रन की वर्कशॉप थी, कोई 2.5-3 घंटे चली, पूरे 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के पेरेंट्स आए हुए थे हॉल में, हम पेरेंट्स थे और सर थे, डॉक्टर साहब थे, और वो सारा टाइम पेरेंट्स को बोलते रहे, वो हम सुनते रहे। मैंने बहुत एंजॉय किया, ऐसी वर्कशॉप मैं तो बहुत ज्यादा एंजॉय करती हूँ, चुपचाप मजे से सुनती रहती हूँ जैसे आप मुझे सुन रहे हो। तो डॉक्टर रविंद्रन ने एक ही बात सिखाई उस 2-2.5 घंटे में, बोले कि बच्चा जो है वो एडोलेसेंट है, इस टाइम बड़ा हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, बेचारा पहले ही अपने आप से बहुत परेशान है,
तो कृपया आप उसे परेशान ना करें। तो सारे पेरेंट्स स्माइल करने लगे, हंसने लगे कि डॉक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं, हम अपने ही बच्चों के अगेंस्ट ऐसे थोड़ा करते हैं। तो फिर डॉक्टर रविंद्रन ने बताया, बोले देखिए ये एज ऐसी है जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है उसको गुस्सा आता है, उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं जिससे वो इरिटेट होता है, नेचुरल है, मेडिकल साइंस है कि उसको इरिटेशन होगी और वो इरिटेशन वो अपने पेरेंट्स पे निकालता है, बेकार बातों पे भी निकालता है। मान लीजिए उसने किसी बात के ऊपर जिद करी कि मेरे को ये चाहिए और वो चिल्ला के भी बोल रहा है, गुस्से में बोल रहा है, अच्छे से बिहेवियर नहीं है उसका, आप एज अ पेरेंट उस पर गुस्सा नहीं खाओगे। आप बिल्कुल शांत स्वर में, मधुर स्वर में, लो टोन में, लो वॉल्यूम में बात करोगे, हार्श टोन भी नहीं होनी चाहिए, स्वीट टोन होनी चाहिए। और फिर आप उसको बोलोगे अगर आपको चीज देनी है आप दे दो, अगर आपको चीज नहीं देनी है, मान लो आप पेरेंट हो और आपने कहा कि ये चीज तो नहीं देंगे भैया, इसके लिए ठीक नहीं है, तो आप स्ट्रिक्ट हो दो अपने साथ, लेकिन आवाज बिल्कुल मधुर, और उसको प्यार मोहब्बत के साथ समझाओ, बेटा आप कुछ भी कर लो, हम आपको ये चीज नहीं देंगे क्योंकि ये चीज हमारी नजर में आपके लिए ठीक नहीं है। फिर वो बोले कि मान लीजिए बच्चे ने ऐसे सुना और वो उसका गुस्सा खत्म नहीं हुआ, उसका इरिटेशन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसकी जिद है कि मुझे वो चीज चाहिए, तो वो हो सकता है वो आपके साथ और झगड़ा करे, हो सकता है वो आपको धमकी दे, हो सकता है वो आपको ये भी बोले कि मैं छत से जाके कूद जाऊंगा, तब भी आप घबराना मत, आप गुस्सा मत खाना, आप बिल्कुल स्वीट टोन में जवाब देना जो आपको जवाब देना हो, आप डरिए मत, बच्चा बिल्कुल भी नहीं जाएगा छत से गिरने, वो सिर्फ धमकी दे रहा है, वो कुछ करेगा नहीं, निश्चिंत रहिए बिल्कुल आप। अब डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे थे, वो हमें बिहेवियरल साइंस पढ़ा रहे थे, वो हमें साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ा रहे थे, वो हमें इस एज की समस्याओं से अवगत करवा रहे थे, सो दैट वी आर एबल टू हैंडल चिल्ड्रन एट दैट एज। सोच के देखिए आप, बहुत फर्क पड़ा मुझे। खैर पहले से भी अच्छा था मेरा, सब टचवुड बहुत अच्छा रिलेशन रहा अपने बच्चों के साथ। तो लेकिन ये बात सही है कि डॉक्टर रविंद्रन की वर्कशॉप के बाद मुझे बहुत फर्क पड़ा, मैंने और अच्छे से अपने बच्चे के बिहेवियर को समझना शुरू किया, कई बातें मुझे और क्लियर होती चली गई, इट हेल्प मी अ लॉट। और कम्युनिकेशन ही तो सिखा रहे थे डॉक्टर रविंद्रन हर पल, क्या बोल रहे थे, आपको सॉफ्ट टोन में बात करना है, ऐसे बात करना है, वैसे बात करना है, क्या सिखा रहे थे, कम्युनिकेशन, दैट्स ऑल। इसका मतलब है, यही ऑथर ने लिखा है कि जैसे जैसे बिहेवियरल साइंसेस मैच्योर सामने आने लगी, लोग इसका ज्ञान लेने लग गए, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी वगैरह वगैरह का, तो लोगों को समझ आया कि कौन से माहौल में कोई व्यक्ति कैसा बिहेवियर क्यों करता है। और यही बात हमारे एम्प्लॉइज के साथ है कि अगर हमारे एम्प्लॉइज एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो कर रहे हैं और अगर मैनेजर समझ जाए, जैसे वो उदास चेहरा, यहाँ पे वो स्टोरी फिट बैठ सकती है कि अगर मैं मैनेजर हूं और मैंने अपने एम्प्लॉय के बिहेवियर में चेंज देखा, आज वो थोड़ा परेशान नजर आया, आज सुबह से उसने बात भी कम करी है, स्माइल भी नहीं देखी मैंने उसके दोस्तों के बीच में उसके चेहरे पे, तो मैं समझ गया कि ये तकलीफ में है। वो बिहेवियरल साइंस थी जिसने मुझे थोड़ा एनकरेज किया कि भैया इससे कम्युनिकेट करो, इसकी प्रॉब्लम को समझो और इसको बेटर करो ताकि इसकी प्रोडक्टिविटी वापस आए। क्योंकि अगर ये, मैं एक लाइन बोलती हूँ ना, एम्प्लॉय खुश कंपनी खुश, क्योंकि जब तक मेरा एम्प्लॉय परेशान रहेगा वो अच्छे से काम नहीं करेगा, फिर जो मैं उसको पैसा दे रहा हूँ वो भी वेस्ट हो जाएगा, मुझे भी कुछ नहीं मिला, उसको भी कुछ नहीं मिला, फायदा क्या है। यस और नो, दैट इज व्हाट इज कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस कम्युनिकेशन की हेल्प से ही मैंने उसको, उसके बिहेवियर को समझा और उसको समझाया और फिर बेटर रिलेशंस हो गए, फिर वो काम करने लगा। यस और नो। उसके बाद एफ पॉइंट आता है, दैट इज 6 पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। छोटा सा पॉइंट है, सुनिएगा। अब ये क्या है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि किसी भी कंपनी में जब टेक्नोलॉजी चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, बोले तो मैनुअल से कंप्यूटराइज्ड हो गया एनवायरनमेंट, ठीक है, पहले ह्यूमन मैन पावर सारा काम करती थी, अभी कंप्यूटर्स भी आ रहे, मैन पावर भी कम है लेकिन कंप्यूटर्स हैं, राइट। अब ऐसी सिचुएशन में जो लोग को कंप्यूटर्स आते हैं
वो लोग इकट्ठे मिलके काम करेंगे। जो लोग ने कंप्यूटर्स अभी नहीं सीखा है वो लोग उनके साथ काम नहीं कर सकते हैं। ओहो, एक एम्प्लॉय ऐसे बोला था, ओहो मैं तो बहुत परेशान हो गया। मैंने बोला क्या हो गया? कहते मेरा ग्रुप चेंज हो गया ऑफिस में, अच्छे खासे लोग थे, अब मैं नए ग्रुप में जा रहा हूँ। मैंने बोला क्या हो गया? बोले यार वो हमारे यहाँ पे कंप्यूटर्स आ गए हैं ना, तो मेरा ग्रुप चेंज हो गया है, मेरा डिपार्टमेंट भी चेंज हो गया है। अब सोचिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ग्रुप्स चेंजेस हो गए, नए ग्रुप्स बन रहे हैं, नए सीनियर, नए जूनियर, नए नए लोग मिलकर काम करना है। सिर्फ कम्युनिकेशन से आप रिलेशन इंप्रूव करके काम कर सकते हैं। एक नए बच्चे से मैं मिला, एक नए एम्प्लॉय मेरे अंडर आया, तो ओनली कम्युनिकेशन कैन हेल्प मी अंडरस्टैंड हिम एंड ही कैन अंडरस्टैंड मी, है ना? तो फिर काम कैसे करेंगे? सिर्फ कम्युनिकेशन ही हेल्प कर सकती है। क्यों? क्योंकि जब तक चैनल फ्री नहीं होगा कम्युनिकेशन का, जूनियर सीनियर को नहीं समझ पाएगा, सीनियर जूनियर को समझा नहीं पाएगा, काम आगे बढ़ नहीं पाएगा। यस और नो? तो इसलिए जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है तब भी कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि हम अपने नए ग्रुप को हैंडल कर सकें, उससे प्रोडक्टिविटी के लेवल पे लेके जा सके, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो सके। सो दीज आर द वेरियस 6 पॉइंट्स because of which we understand communication is having more and more importance day by day, right? और अगली बार फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ऐसे ही चलेगी हर क्लास, बहुत इंटरेस्टिंग छोटी छोटी स्टोरीज के साथ, वेरी सिंपल। आपने बस इसको लर्न करना है, मेन लाइनें पकड़नी है बुक में से रीड करके, और फिर उसको लिख के देख लेना है। और अगर आपको लगे कि विद इन टाइम आप लिख पा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही हेडिंग्स दीजिए। बुक में प्रेजेंटेशन है, अगर आप ध्यान से देखें, हेडिंग देते हैं, हेडिंग वाली लाइन में नहीं लिखना है, पैराग्राफ लेफ्ट कॉर्नर से शुरू करना है, फिर पैराग्राफ में 1-2 लाइनें लिख दीजिए, बहुत है। उसको फिर लिख के देखिए, आंसर को कंक्लूड करिए, एक लाइन डाल दीजिए आंसर क्लोज करके। समझा दूंगी किसी दिन अच्छे से। अभी तो जस्ट ऐसे ही दिया आइडिया कि आप अच्छे से इसको पढ़ लें और फिर लिख लें, जिससे कि साथ साथ प्रिपेयर करते रहिए, जिससे कि जब तक मेरे लेक्चर्स ओवर होंगे तब तक आप कहेंगे वाओ मेरा तो BC एथिक्स खत्म हो गया। दैट शुड बी द एम, बिकॉज आप छोटा कोर्स नहीं कर रहे हैं, राइट? ओके, गुड बाय।